दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के लास्ट चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। रवि और सरला जी ऋचा को अपने घर में देखकर अवाक हो जाते हैं। स्वाति रवि और नेहा से ऋचा को गेस्ट रूम में ले जाने को कहती है। ऋचा के जाते ही रवि स्वाति की ओर मुड़कर उससे कुछ कहते उससे पहले ही स्वाति ने धीरे से सब बताना शुरू किया। स्वाति कहती है, माँ, हम सब गार्डन घूमकर रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल ही रहे थे कि रेस्टोरेंट के बाहर आइसक्रीम देखकर शिवांश ने आइसक्रीम खाने की जिद की। हम सभी आइसक्रीम खा रहे थे कि अचानक एक कार हमारे सामने से इन्हें टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई और इन्हें वहीं बेहोश छोड़कर आगे बढ़ गई। वहाँ सड़क पर खड़े किसी इंसान ने इनकी मदद नहीं की और मैं इन्हें ऐसे सड़क पर माथा छोड़कर नहीं आ सकती थी। स्वाति रविश की तरफ देखते हुए, और इतनी रात गए हॉस्पिटल ले जाने का फैसला मेरा था। इसमें नेहा या पीहू की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा भी नेहा को कि सब घर चले जाएं, लेकिन नेहा और पीहू ने मेरी बात नहीं मानी। स्वाति हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से बिना आपसे पूछे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। बोलते हुए स्वाति की आंखें भर आती हैं। सरला जी रविश की तरफ देखते हुए स्वाति को गले से लगा लेती हैं। सरला जी कहती हैं, स्वाति बेटा, मुझे नेहा पीहू के साथ साथ तुम्हारी और शिबू की भी फिक्र हो रही थी। सरला जी स्वाति के आंसू पोंछते हुए, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है जिसके कारण मैं तुम्हें डांटूं। पहले तो तुम अपने आंसू पोंछो। रविश, जाओ बेटा, स्वाति को और शिवांश को अपने कमरे में ले जाओ। बहुत रात हो गई है, सब जाकर आराम कर लो। रविश शिवांश को अपनी गोद में उठाकर, जो अभी तक पीहू की गोद में सो चुका था, उसे लेकर कमरे में चला जाता है। सरला जी गेस्ट रूम की तरफ देखकर सरला जी रवि की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, रवि, इसके पिताजी को कल सुबह फ़ोन करके बुलवा लो, वो इसे यहाँ से ले जाएंगे। नेहा और पीहू ऋचा को रूम में जाते हैं। नेहा और पीहू ऋचा के रूम में जाते हैं। पीहू कहती है, आप आराम कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें आवाज़ दे दीजिएगा, हम यहीं पास में ही हैं। आप आराम करिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऋचा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब ने मेरे लिए जो किया, मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। ऋचा नेहा के पास आकर, आई होप तुमने पुराने गिले शिकवे भुलाकर मुझे माफ़ कर दिया है, तभी तुमने मेरी मदद की। नेहा कहती है, आप किसी गलतफहमी में मत रहना। ये सब मैंने आपके लिए नहीं, स्वाति भाभी के लिए किया है, और आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही कहती। आपने जो भैया और हमारे साथ किया है उसके लिए हमसे कोई भी आपको माफ़ नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से स्वाति भाभी हमारी ज़िंदगी में आई हैं, इसीलिए शायद आपको घर वाले माफ़ कर दें। पर मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा, और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप कल यहाँ से चली जाएं। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे पीहू भी। पीहू नेहा से ऋचा के बारे में पूछती है। नेहा पीहू को ऋचा का सारा सच बता देती है। उधर कमरे में रविश शिवांश को लिटाकर खुद भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन ऋचा के कारण उसकी नींद आँखों से कोसों दूर है। स्वाति, रविश जी, स्वाति कहती है, रविश जी, आप सो गए क्या? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह उन्हें यहाँ ले आई, पर मैं क्या करती। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था, और जब उन्हें होश आया तो हमने उन्हें उनका घर का पता पूछा। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो यहाँ काम की तलाश में आई थी और किसी लॉज में रुकी हैं। आज वो किसी हॉस्पिटल में भी गई थी इंटरव्यू देने, लेकिन उसे काम नहीं मिला, और जिस लॉज में रुकी थी उन लोगों ने भी उन्हें वहाँ से निकाल दिया है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। माँ, पापा जी और आपसे किसी से भी नहीं पूछा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। रविश स्वाति की तरफ देखते हुए, आपने जो भी किया मानवता के नाते किया। मैं या घर वाले आपसे नाराज़ नहीं हैं, लेकिन क्या सोचा जिसकी आप मदद कर रही हैं ये वो उस लायक है, और आपने सोचा है कि जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो आप उनके रहने की व्यवस्था कहाँ करेंगी। रविश अपनी बात पे जोर देते हुए कहते हैं, कभी कभी हम किसी का अच्छा करने के चक्कर में खुद का बुरा कर लेते हैं। स्वाति की तरफ देखकर, स्वाति, मैं आपको कह नहीं पाया,
लेकिन रवि की शादी में पहली बार जब आपको देखा था तो उसी वक्त सोच लिया था कि शादी करूँगा तो आपसे ही, वरना किसी और से नहीं। और जब आपकी शादीशुदा होने की बात पता चली, उस समय की स्थिति का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकती थी कि मुझ पर क्या बीती थी। बहुत मुश्किल से हमारी शादी हुई है और मैं ये नहीं चाहता कि किसी की भी वजह से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर रविश अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं और स्वाति रविश की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हैं। स्वाति मन ही मन कहती है, ऐसा हुआ क्या जो रविश को इतना परेशान किए हुए है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? स्वाति परेशान होती हुई कमरे के बाहर टहलने लगती है। वो बार बार बाहर की ओर देखती है। रविश के ना आने से स्वाति खुद ही रविश को बुलाने जाती है। उधर रविश देर रात परेशानी से छत पे टहल रहे थे। उन्हें ऋचा की असलियत पता थी। वो उसके रग रग से वाकिफ़ थी। डर तो उन्हें इस बात का था कि ऋचा कहीं स्वाति को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बता दे। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया था स्वाति को सब सच बताने का। पर वो डर भी रहा था कि सच जानकर स्वाति पे क्या बीतेगी। लेकिन सच को बताना ज़रूरी भी था। स्वाति को सच बताने जा ही रहा था रविश कि सामने से ऋचा आती हुई दिखाई दी। ऋचा रविश से कहती है, रविश तुम अब तक सोए नहीं? तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है ना? इसीलिए इतनी रात तक सोए नहीं? ऋचा रविश के करीब जाकर, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो? और रविश ऋचा की बात बीच में काट कर, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो ऋचा, या शायद सिर में चोट लगने के कारण तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे फ़िक्र ज़रूर हो रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं, स्वाति की। मैं स्वाति जी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रविश जाते जाते, और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। ऋचा कहती है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को और इतना प्यार? क्या बात है। लोग कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार भूलता नहीं है, पर तुमने तो कुछ महीनों में ही मुझे भुलाकर उस विधवा से शादी कर ली। ऊंची आवाज़ में कहते हुए ऋचा चुप हो जाती है। रविश का चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगती है। ऋचा, स्वाति मेरी पत्नी है और मैं उसके खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और जिस प्यार की तुम दुहाई दे रही हो, उस वक्त कहाँ गया था ये प्यार? जिस दिन तुम सगाई छोड़कर भाग गई थी, तब तुम्हें तुम्हारा प्यार याद नहीं रहा? तुम जिस तरह से इस घर के अंदर दाखिल हुई हो, उसी तरह से यहाँ से चली जाओ, वरना जिस दिन स्वाति को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, उस दिन तुम बेइज्जत होकर जाओगी इस घर से। समझ में आया तुम्हें? ये कहकर रविश वहाँ से चले जाते हैं। ऋचा अपने आप से कहती है, वादा है आपसे, अगर तुम मेरी नहीं हुए, वादा है मेरा अपने आप से, अगर तुम मेरी नहीं हुए तो उस स्वाति को भी तुम्हारी ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगी। उधर जब रविश कमरे में आते हैं तो स्वाति को ना पाकर परेशान हो जाते हैं। स्वाति को बाहर देखने जा ही रहे थे कि अचानक से स्वाति आकर रविश के गले लग जाती है और रोने लगती है। रविश स्वाति को ऐसे देखकर घबरा जाता है। रविश कहता है, स्वाति मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ आप रोना बंद करिए। रविश के समझाने के बावजूद स्वाति का रोना कम नहीं हुआ। रविश स्वाति को अपने से अलग करके प्यार से पूछते हैं और स्वाति का चेहरा अपने हाथों में लेकर, पहले तो आप चुप हो जाइए, आपका इस तरह से रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रविश धीरे से कहता है, और वैसे भी आपकी आवाज़ सुनकर शिबू उठ जाएगा और उसे ये लगेगा कि मैं आपकी पिटाई कर रहा हूँ। ये सुनकर रोते रोते स्वाति मुस्कुराने लगती है। रविश स्वाति के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब बताइए आप क्यों रो रही थी? स्वाति कहती है, रविश जी मैंने आपकी और ऋचा की बातें सुन ली। रविश स्वाति की ओर देखकर कहता है, स्वाति पहले मेरी बात सुन लो, फिर कोई फैसला करना। स्वाति रविश को चुप रहने का इशारा करते हुए, जो भी सुनना था हमने सब सुन भी लिया और समझ भी लिया। स्वाति रविश के करीब जाते हुए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपका भी पास्ट हो सकता है और वो हमारा प्रेजेंट बिगाड़ने आ सकता है।
और मुझे ये भी पता चला कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। स्वाति रबिश की आंखों में देखते हुए, आई लव यू रबिश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। स्वाति रबिश के सीने से लग जाती है, जिसे रबिश ने कसकर पकड़ लिया। रबिश स्वाति को वैसे ही सीने से लगाए हुए, वैसे स्वाति, मुझे लगता है कि हमें ऋचा को थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? स्वाति कहती है, क्यों? रबिश कहता है, क्योंकि उसी की वजह से आज आपने अपने प्यार का इजहार किया है, इसीलिए। स्वाति शर्मा कर रबिश की बाहों में छुप जाती है। अगली सुबह ऋचा तैयार होकर बाहर आती है, जिसे देखकर स्वाति ऋचा से कहती है, ऋचा जी, कैसी तबीयत है आपकी? ऋचा कुछ कहती उससे पहले ही स्वाति कहती है, पहले से बहुत अच्छी और स्वस्थ लग रही हैं आप। चलिए सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। घर के सभी लोग स्वाति को आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन रबिश स्वाति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ जाते हैं, लेकिन जब ऋचा रबिश की बगल वाली सीट पर बैठने वाली होती है, स्वाति उसे टोक देती है। स्वाति कहती है, ऋचा, वो मेरी जगह है और अपनी जगह में किसी को नहीं देती। ऋचा कहती है, क्यों? इस जगह पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? स्वाति रबिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, रबिश के बाजू में बैठना मेरा अधिकार है, समझी आप? स्वाति रबिश के पास बैठ जाती है। स्वाति रवि को इशारे से पूछती है, काम हुआ कि नहीं? रवि इशारे से कहता है, हो गया भाभी। उसी वक्त रवि मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। रवि कहता है, आपने उसे पकड़ लिया, थैंक यू कमिश्नर अंकल। कमिश्नर का नाम सुनकर ऋचा के हाथ से चम्मच छूट जाती है। सरला जी कहती हैं, क्या हुआ रवि, किसका फ़ोन था? रवि कहता है, कमिश्नर अंकल का फ़ोन था माँ। कल रात को भाभी ने उसकी कार का नंबर बताया था जिससे ऋचा जी का एक्सीडेंट हुआ था। भाभी ने उसका पता लगवाने के लिए कहा था। मैंने वो नंबर कमिश्नर अंकल को बता दिया था, उन्हीं का फ़ोन था। वो कार किसी सुनसान जगह पे मिल गई है और जल्द ही कार का मालिक भी पकड़ा जाएगा। कमिश्नर अंकल ऋचा जी को पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए कह रहे हैं। ऋचा घबराती हुई कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है, जो हो गया सो हो गया, मैं सही सलामत हूँ, बहुत है। स्वाति कहती है, ऐसे कैसे ऋचा जी, आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। आपको रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगी तो हम जाकर रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि वारदात के समय मैं वहाँ मौजूद थी। स्वाति की बात सुनकर ऋचा घबरा जाती है और रिपोर्ट लिखवाने के लिए मान जाती है। स्वाति कहती है, मुझे पता है ऋचा जी, आप क्यों मना कर रही हो, क्योंकि ये सब आपने ही करवाया है इस घर में और रबिश की ज़िंदगी में फिर से आने के लिए। चौंकिए मत। कल रात को मैंने आपकी और रबिश जी की बातें सुन ली थी और रबिश जी के जाने के बाद आप जो कह रही थी वो मैंने सुन लिया था। मुझे आपकी सारी करतूत पता है और मेरे पास सबूत भी है कि आपने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया है। अगर आप इस सब से बचना चाहती हैं तो आप हमारी ज़िंदगी से चली जाइए, वरना आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझी आप? ऋचा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सरला जी कहती हैं, मुझे लगा नहीं था कि ऋचा इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ देगी। सभी घर वाले हंसने लगते हैं, लेकिन रबिश मुस्कुराते हुए प्यार से स्वाति को देख रहे होते हैं। रबिश प्यार से स्वाति का चेहरा देख रहे होते हैं। स्वाति सबके बीच रबिश को इस तरह देखता पाकर शर्मा जाती है और आंखें नीचे कर तेज़ी से अपने रूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद रबिश भी स्वाति के पीछे रूम में जाते हैं, जहां स्वाति अपने रूम में बनी खिड़की की तरफ मुँह करके सिर झुकाए खड़ी थी। रबिश पीछे से आकर स्वाति के कान में धीरे से कहते हैं, आप वहाँ से ऐसे क्यों चली आई? स्वाति, जो अब तक खिड़की को निहारे खड़ी थी, अचानक से रबिश की तरफ मुड़कर कहती है, आपके कारण। रबिश अनजान बनते हुए, मेरे कारण? वो कैसे? स्वाति कहती है, अब ये भी मैं ही बताऊं? रबिश कहता है, बिल्कुल आप बताएंगी। मैंने किया क्या है कि आप इस तरह से वहाँ से भाग गई? स्वाति को अपने बाहों की घेरे में लेते हुए, हम तो बस अपनी खूबसूरत सी बीबी को देख रहे थे, अब इसमें हमें किसी तरह की कोई गलती नहीं दिखती। स्वाति को अपने सामने लाते हुए, अगर आपको ये गलत लगता है तो बात अलग है। स्वाति कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? रबिश,
वैसे मानना पड़ेगा आपको, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऋचा को ऐसे हैंडल करेंगी। स्वाति शून्य में निहारते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऋचा के साथ ऐसे पेश आऊँगी, लेकिन किसी अपने को खोने के डर ने मुझे ये हिम्मत दी कि अपना हक किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। रबिस कहता है, आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब आप हमेशा ऐसे ही खुश रहा करिए। स्वाति कहती है, रबिस पर मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऋचा अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ गलत ना करे। रबिस कहता है, नहीं करेगी कुछ गलत, और मैं आपके साथ हूँ ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप ऋचा की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। रबिस स्वाति को गले लगाते हुए कहते हैं। स्वाति कहती है, अब छोड़िए मुझे और आप हॉस्पिटल जाइए, आपको देर हो रही है, 10 बज रहे हैं। आपके पेशेंट आपको कोस रहे होंगी कि डॉक्टर रबिस आजकल बहुत लेट आने लगे हैं। स्वाति रबिस से दूर होते हुए कहती है। रबिस कहता है, अब उन्हें क्या पता कि अब ये डॉक्टर रबिस किसी के परमानेंट पेशेंट बन चुके हैं। स्वाति शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, अब जाइए, आपको लेट हो रहा है। स्वाति कहती है। स्वाति रबिस को बाहर तक छोड़कर आती है। स्वाति आज बहुत खुश है और उसकी खुशी उसके कान में दिख रही थी। गुनगुनाते हुए घर के काम कर रही है, जिसे सरला जी ने भी महसूस किया। शाम को रबिस जल्दी घर आ जाते हैं। रबिस घर पहुंचकर स्वाति से, स्वाति आप और शिवांश तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। स्वाति घबराते हुए, कहाँ जाना है रबिस, सब ठीक तो है ना। रबिस मुस्कुराते हुए, सब ठीक है, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं शिवांश को लेकर आता हूँ। स्वाति बात काटते हुए कहती है, पर रबिस जी आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, सच में सब ठीक है ना। रबिस, हाँ मैं सब कुछ ठीक है स्वाति, आप जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। वैसे भी महिलाओं को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, धीमे से कहा रबिस ने, जिसे स्वाति ने सुन लिया। क्या कहा आपने, स्वाति ने पूछा। रबिस कुछ नहीं कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं। रबिस बड़बड़ाते हुए, ये स्वाति भी ना सोच ही लिया है मेरी सरप्राइज़ का कबाड़ करने का, कितने सवाल कहती है। कहते हुए सरला जी के कमरे में जाकर रबिस कहता है, माँ शिबू है क्या आपके पास। सरला जी कहती हैं, शिबू मेरे साथ तो नहीं है, वो नेहा के साथ गया है, पता नहीं कब तक आएगा, क्यों कुछ काम था। रबिस हिचकिचाते हुए, माँ वो मैं आज स्वाति और शिवांश को बाहर ले जाना चाहता था, इसीलिए पूछ रहा। सरला जी कहती हैं, एक काम करो, आज तुम दोनों चले जाओ, शिबू को फिर कभी ले जाना, और तुम दोनों शिबू की फ़िक्र बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, अब तुम लोग जाओ। स्वाति की तैयार होकर रूम से बाहर आती है। रबिस कहता है, आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रबिस काले पैंट और नीले शर्ट पहन सिर के बालों को अच्छी तरह से सेट किए हुए था, जिससे रबिस और भी हैंडसम लग रहा था। स्वाति बस उसे देखती ही रह जा रही थी। रबिस मुस्कुराते हुए स्वाति के पास आकर, चली वरना देर हो जाएगी। स्वाति कहती है, मगर शिवांश नेहा के साथ गया है, उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। माँ है ना, माँ संभाल लेंगी शिबू को, अब चलें। कहते हुए रबिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देख बिना किसी संकोच के स्वाति ने हाथ रबिस जी के हाथ में दे दिया। कार के पास पहुंचकर रबिस ने स्वाति के लिए कार का दरवाज़ा खोला। स्वाति ने बैठने के बाद खुद अपनी तरफ की सीट पर आकर बैठ गया। रबिस ने कार स्टार्ट की और सीधे महादेव घाट पहुंचे, जहां उसने स्वाति को ले जाने वाले थे, पर ऋचा की वजह से नहीं ले जा सके। महादेव के मंदिर पहुंचकर स्वाति के चेहरे पे मुस्कान आ गई, और स्वाति को देखकर रबिस के उन्होंने पास ही पूजा की सामग्री ली और दोनों ने साथ में मंदिर में प्रवेश कर महादेव को प्रणाम किया। मंदिर में पूजा कर दोनों वहीं कुछ देर बैठे रहे। अचानक रबिस को कुछ सूझा और उन्होंने मोबाइल निकाल कर स्वाति को नदी निहारते हुए उसकी पिक क्लिक करने लगे। फ़ोटो खींचने के बाद उन्होंने चुपके से मोबाइल को अपनी पॉकेट में रख लिया। रबिस स्वाति के उड़ते हुए बालों को देख रही थी। स्वाति मुस्कुराते हुए, अब चलें, अंधेरा हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। रबिस कहता है, चलिए। रबिस कार चलाते हुए शहर को पीछे छोड़ता जा रहा था। शहर के पीछे छोड़ते ही जंगल शुरू हो गया। सुनसान रोड और
रोड के दोनों तरफ घने लंबे पेड़ों वाला जंगल। स्वाति घबराते हुए रवीश को देखती है, जो निश्चिंत होकर कार ड्राइव कर रहे थे। स्वाति अपने आसपास सुनसान सड़क को देखते हुए रवीश की बाँह को पकड़ लेती है। रवीश स्वाति की तरफ देखते हुए कहता है, डरो मत स्वाति, हम सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। कहकर रवीश ने कहा दूरी पर कार रोक दी। रवीश पहले कार से उतरकर स्वाति की तरफ के दरवाजे को खोलकर स्वाति की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे स्वाति रवीश का हाथ थामकर कार से बाहर आती है। थोड़ी दूर चलने पर ही स्वाति को बहुत सारी लाइटों से सजा एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर स्वाति खुश हो जाती है। स्वीटी द ढाबा। स्वाति उस ढाबे को मुस्कुराते हुए देखकर रवीश से कहती है, मैं तो इस ढाबे के बारे में भूल ही गई थी। एक अरसा हो गया यहाँ आए, पर आपको इस ढाबे के बारे में कैसे पता चला? रिसेप्शन के दिन बातों ही बातों में माँ ने बताया था, ढाबे पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे होते हैं। जिसे देखकर स्वाति एक बार फिर घबरा जाती है। जिसे देखकर रवीश स्वाति का हाथ थाम लेते हैं। रवीश कहते हैं, आप ये सब बातें छोड़िए और चलिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। स्वाति हामी भरकर रवीश के साथ ढाबे में जाती है। दोनों ढाबे के बाहर ही बने खाट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का उनका ऑर्डर लेने आता है। रवीश स्वाति को खाना ऑर्डर करने को कहते हैं। स्वाति बिना ना नुकर करे खाना ऑर्डर करने लगती है। स्वाति कहती है, हाँ भैया, 2 प्लेट नान, 2 दाल मखनी, 1 प्लेट चावल और यहाँ की पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी, और मीठे में जो भी है 1 प्लेट में सब थोड़ा थोड़ा, सब ले आऊँ यहीं ना? स्वाति की बात काटता हुआ वो लड़का कहने लगा। स्वाति मुस्कुराते हुए रवीश को देखती है, जहाँ रवीश आंखें फाड़कर स्वाति को देखे जा रहा था। स्वाति कहती है, क्या हुआ? ये सब मैंने हम दोनों के लिए मंगवाया है, मेरे अकेले के लिए नहीं। रवीश कहता है, मैंने कुछ कहा क्या आपसे? मैं तो बस आपको याद दिला रहा था कि आप एक चीज़ मंगवाना तो भूल ही गई। स्वाति कहती है, भूली नहीं हूँ, वो यहाँ के खाने के साथ फ्री मिलता है मीठा अचार, तभी खाना आ जाता है। स्वाति कहती है, रवीश जी, आपका खाना लग गया है और बहुत देर भी हो रही है, जल्दी से खाना खाकर घर चलते हैं। देखिए ना, मौसम भी बिगड़ने वाला है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रवीश कहता है, कुछ नहीं होगा स्वाति जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। उसी बात की तो टेंशन है, स्वाति अपने आप से कहती है। रवीश कहता है, आपने कुछ कहा? स्वाति कहती है, कुछ भी तो नहीं। रवीश और स्वाति खाना ख़त्म कर जल्दी से घर के लिए निकलने वाले होते हैं कि ढाबे का मालिक उन्हें कहता है, देखिए साहब, आप बुरा ना समझिए तो एक बात कहूँ। रवीश ने हामी भरने पर वो कहता है, साहब, लगता है आप लोग बहुत दूर से आए हैं। अभी समाचार में बता रहे हैं कि भारी बारिश शुरू होने वाली है। हो सके तो यहाँ से जल्दी निकल जाइए, वरना रास्ते में पड़ने वाले नाले में फंस जाएंगे। रवीश उसकी बातें सुनकर उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से स्वाति के साथ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कार को ड्राइव करके रवीश और स्वाति किसी तरह घर पहुँचते हैं। कार को रखने के बाद दोनों भीगते हुए घर में घुसते हैं, जहाँ सरला जी पहले से ही दोनों का इंतज़ार कर रही होती हैं। सरला जी कहती हैं, ये वक्त है तुम दोनों के घर आने का, 12 बज रहे हैं, ऊपर से पूरी तरह से भीग चुके हो। डांटते डांटते सरला जी पीछे घूम जाती हैं। रवीश कुछ कहने ही वाले होते हैं कि स्वाति रवीश का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ भी कहने से रोक देती है। सरला जी मुड़ती हैं। दोनों किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े रहकर कांपते रहते हैं। सरला जी कहती हैं, इतनी देर से मेरी डांट सुन रहे हो, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। जब तक मैं तुम दोनों के लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। स्वाति रूम में जाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाती है और रवीश अपने कपड़े लेकर सरला जी के कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में सरला जी दोनों के लिए काढ़ा बनाकर लाती हैं और अपने सामने बिठाकर दोनों को काढ़ा पिलाती हैं। सरला जी कहती हैं, बहुत रात हो गई है, अब तुम दोनों आराम करो, कहकर सरला जी चली जाती हैं। सरला जी के जाने के बाद स्वाति रवीश से कहती है, रवीश जी, आज के दिन को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आने के लिए।
रवीश कहता है, धन्यवाद आपका जो आप मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे और मेरे परिवार को आपने दिल से अपनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्वाति कहती है, खुशियाँ क्या होती हैं ये तो भूल ही गई थी, लेकिन आज आपकी वजह से उन खुशियों को एक बार फिर से जी पाई हूँ। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं आँख खुले और टूट जाए। स्वाति रवीश के गले लग जाती है। रवीश कहता है, ये सपना नहीं, हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वाति और रवीश अपनी ज़िंदगी के सफ़र में प्यार की एक नई शुरुआत कर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियों को सुनने के लिए।